मैं डॉक्टर दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से। एक इम्पोर्टेंट सिम्टम डिजनिया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, बहुत कॉमन है। क्या है ये डिजनिया? मतलब क्या होता है? डिस मतलब होता है डिफिकल्ट, एपनिया मतलब ब्रीदिंग। डिफिकल्ट ब्रीदिंग पेशेंट को क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, वो सही ढंग से रेस्पिरेशन ले नहीं पाता है। हम जानते हैं कि ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो 1 मिनट में 14 से 16 बार नॉर्मली ये बीट होती है। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसमें मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है वह नॉर्मल ब्रीदिंग कराती है, पॉन्स जो होता है वह वॉलंटरी ब्रीदिंग कराती है, और इनवॉलंटरी में मेडुला ऑब्लोंगाटा कराती है। चलिए, ब्रीदिंग के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कहाँ कहाँ से होती है? जैसा कि आप जानते होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में 2 पार्ट से बना होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो कंट्रोल जो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा, वह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही कंट्रोल होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो वह पैसेज है वह, ठीक है। लेकिन जहाँ डिफिकल्टी की बात होती है तो उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व होता है। जैसे आप जानते होंगे इस चीज़ को, जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो नोज में भी अगर ब्लॉकेज होता है कभी, अगर चाहे वो साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, नेजल पॉलिप का प्रॉब्लम है, डेविएशन नेजल सेप्टम का प्रॉब्लम हो, या फिर कोई और भी नेजल ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है, तो क्या होती है कि रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत होती है। तो हम लोग उस केस में क्या होता है, माउथ से ब्रीदिंग कर लेते हैं। चलो, इतना तो सही है कि ब्रीदिंग नोज से लें चाहे माउथ से ले लें। नोज ब्रीदिंग और माउथ ब्रीदिंग में अंतर यह है कि नोज ब्रीदिंग सेफ होता है, माउथ ब्रीदिंग अनसेफ होता है। नोज ब्रीदिंग में क्या होती है कि किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीज नहीं होती है, लेकिन माउथ ब्रीदिंग में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीज होगी। तो उतना तो खैर नोज ब्रीदिंग, नोज की वजह से कहीं ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं होगी, लेकिन मेनली जो डिजनिया जो डेवलप होती है वह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मेनली डेवलप होती है। क्योंकि पेशेंट अगर नाक नोज ब्लॉकेज होगा तो चलो मुंह से सांस ले सकता है पेशेंट। अब बात आती है डिजनिया में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। तो कहाँ कहाँ से इसमें प्रॉब्लम पेशेंट को आ सकता है? सबसे पहला चीज, जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो उसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन सा भाग लेता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैकिया। तो इसका मतलब कि अगर ट्रैकिया में कोई डिजीज अगर होगा तो ट्रैकिया में डिजॉर्डर्स होगा तभी ब्रीदिंग में दिक्कत होगी। क्या दिक्कत हो सकती है? ट्रैकिया सपोज दैट स्पाज्म हो रहा है, चाहे हुपिंग कफ का डिजॉर्डर्स हो, उसमें ट्रैकिया में ज़्यादा स्पाज्म हो जाती है। ट्रैकिया कंप्रेस कर रहा हो किसी कारण से, सपोज दैट कि ऑसोफेगस का कोई डिजीज है, ऑसोफेगस में डायवर्टिकुलम है, ऑसोफेगस कंप्रेस कर रहा है, ऑसोफेगस में ट्यूमर है, एक्लासिया कार्डिया का कंडीशन हो, तो वो सब कंडीशन में क्या होगी कि ट्रैकिया कंप्रेस करेगी। ऑर्टिक एनुरिज्म, अगर ये सीवीएस का डिजॉर्डर्स हो ऑर्टिक एनुरिज्म, तो उस केस में भी ट्रैकिया कंप्रेस करता है। तो इस ट्रैकिया कंप्रेशन ऑसोफेगस से और ब्लड वेसल एरोटा से, तब उस केस में भी डिजनिया होती है। इसलिए हम लोग को ये समझना चाहिए कि डिजनिया में कोई एक सिर्फ कोई कंडीशन नहीं आती है, बहुत सारी डिजॉर्डर्स होती है इसमें। दूसरा, जब बात चले ब्रोंकस की तरफ, तो ब्रोंकस डिजॉर्डर्स कब होगी? जैसे मान लिया पेशेंट को ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, सीओपीडी का प्रॉब्लम्स है, आस्थमा का प्रॉब्लम्स है, ब्रोंकल निमोनिया का पेशेंट है, उस पेशेंट को क्या होगी? तो डिजनिया तो होगी। तो ब्रोंकस में डिजॉर्डर होगा तब भी डिजनिया होगी। तो ये रियल किसका डिजीज हो गई? लंग्स का डिजीज हो गई है। बात आते हैं अल्वेलाई की तरफ। तीसरा आते हैं अल्वेलाई की वजह से। अल्वेलाई के कारण, जैसे निमोनिया होने के कारण, है ना, अल्वेलाई को कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाए अल्वेलाई में, उस कंडीशन में गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, तो अल्वेलाई ना फुल्ली एक्सपैंड हो पाएगी ना फुल्ली कंप्रेस हो पाएगी। उस केस में क्या होगी कि पेशेंट को डिजनिया होगी। तो ये भी एक कॉज आता है फिर डिजनिया का। तो यानी कि इतना तो कॉज आ गया नॉर्मल, ये जो डिजीज में आ गया, फिर रेस्पिरेटरी डिजीज में। अगला आता है इंटरकोस्टल मसल्स का डिजॉर्डर्स। अगर सपोज इंटरकोस्टल मसल्स को कंट्रोल कौन करता है? इंटरकोस्टल मसल कंट्रोल करता है फिर जो रेस्पिरेशन के लिए जो कंट्रोल करता है नर्व, वो कंट्रोल करता है। तो अगर सपोज दैट कि अगर ब्रेन में कोई डिजॉर्डर्स हो, अगर सेरिबेलम में कोई डिजॉर्डर्स हो गया हो, पॉन्स में डिजॉर्डर्स हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा में डिजॉर्डर हो गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डिजॉर्डर हो गया, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है। अगर ये भी अगर डिजॉर्डर्स वगैरह बाहर हो जाती है
तो हेड में कोई डिजॉर्डर होता है तब भी क्या हो सकता है, तो कोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स वर्क करना कम कर देगा। इंटरकोस्टल मसल्स में वर्किंग अब घट जाएगी, तब उस केस में क्या होगी, जो चेस्ट है वो कंप्लीट एक्सपैंड नहीं होगी, तो उस केस में पेशेंट को क्या होगा, डिजनिया होगा। या पेशेंट को फिर इंटरकोस्टल मसल्स में किसी तरह का कंप्रेशन हो रही है, हो सकता है पेशेंट काइफोसिस का मरीज हो, पोलियो का पेशेंट हो, तो उस सब केस में क्या होता है, या पैरालिसिस का केस हो, उसमें क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल का जो मूवमेंट है वो बंद हो जाती है। तो हेड डिजॉर्डर का केस हो या फिर कोई इंटरकोस्टल मसल लोकल डिजॉर्डर्स होगा, इसमें भी पेशेंट को डिजनिया का कंडीशन बन सकता है। या फिर वह पेशेंट ऐसे जगह पे है किसी चीज़ से वह कंप्रेस हो बाय द वे, तो उस केस में जैसे मान लो कोई पेशेंट लाइन में खड़ा रहता है लगा हुआ, तो उसमें भी क्या होता है कि चेस्ट एक्सपेंड नहीं हो पाती है, तो उस केस में पेशेंट को डिजनिया हो सकता है। तो डिजनिया का एक कारण यहाँ भी आता है। नेक्स्ट आते हैं डायफ्राम का डिजॉर्डर्स। डायफ्राम में क्या होता है कि मान लीजिए सपोज दैट कि डायफ्राम जब तक या तो फुल्ली कंट्रैक्ट नहीं होगी न रिलैक्स होगी, तो उस केस में क्या होगी कि जो लंग्स है वो कम्प्लीटली एक्सपेंड और कंट्रैक्ट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट डायफ्राम की डिजॉर्डर्स कब होगी, जैसे एक आता है आपको एप्स्टीन बार वायरस डिजीज, इसमें क्या होता है कि डायफ्रामिक मसल्स को ही वो डैमेज कर देती है, या फिर फ्रेनिक नर्व डैमेज कर जाता है। सपोज दैट स्पाइनल कॉर्ड से अगर मान लो इंजुरी हो गई और फ्रेनिक नर्व डैमेज कर गया, उस केस में भी क्या हो सकता है, जनरली क्या डायफ्राम का फंक्शन नहीं होगी और पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, पेशेंट मर भी सकता है उस कंडीशन में। वर्टिब्रल इंजुरी हो गया, वर्टिब्रल हेमरेज हो गया, तो उस सब क्या होता है, डायफ्रामिक कंडीशन गड़बड़ा जा सकती है। अगला होता है बाय द वे अब्डोमिनल डिजॉर्डर्स। अब्डोमिनल में क्या होता है, जो स्प्लीनिक रप्चर हो गया, स्प्लीनिक रप्चर, या फिर फैटी लीवर हो गई, लीवर रप्चर कर गया, लीवर लेसरेट इंजुरी हो गई, उस सब केस में तो इस ये में भी क्या होता है, पेशेंट को डिजनिया होने का खतरा होता है। या फिर अब्डोमिनल हेमरेज हो गया, और भी कोई कंडीशन, अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गई, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया पेशेंट को, है ना, जैसे अब डायफ्राम कंप्रेस ही नहीं हो पा रही है, तो जनरली क्या होती है कि अब्डोमेन में अगर सीवियर डिस्टेंशन हो गया, सीवियर को डिजॉर्डर्स हो गए, तो उस केस में क्या हो जाएगी, पेशेंट को डायफ्राम जब नहीं आ पाएगी तो उस केस में पेशेंट को डिजनिया डेवलप कर जाती है। नेक्स्ट आते हैं फिर क्या, हार्ट का प्रॉब्लम। कई बार होता है कि कार्डियक डिजॉर्डर्स के कारण भी, चाहे वह राइट हार्ट फेल्योर हो या फिर पल्मोनरी ओडिमा डेवलप कर गया है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप कर गया है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन से या पल्मोनरी ओडिमा के कारण क्या होती है, उसमें भी पेशेंट को शॉर्टनेस ब्रीदिंग हो जाती है, पेशेंट रेस्पिरेशन टेक नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो पेशेंट लेता है, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दो प्रोसेस बता दिए आपको। तो इस सारी प्रक्रिया में क्या बता दिए कि पेशेंट को या तो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन दोनों लेने में पेशेंट को दिक्कत होती है ना। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिजनिया बोलते हैं। तो डिजनिया बता दिए, ऑल ओवर जितना बताया हमको कि डिजनिया क्या हो गई। डिजनिया एक सिम्टम है जो बहुत सारे डिजीज का एक मिलता है, और जितना डिजीज बताया आपको, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, इस सारे केस में ऐसा पेशेंट मिलता है। तो पेशेंट कितनी बार कहने आता है कि हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्या हो सकता है। तो हमें ये समझना होगा पहले कि पेशेंट जो बोल रहा है कि सांस में तकलीफ हो रही है, तो इसको क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट से ये पूछते हैं कि आप बताइए कि इंस्पायरेशन लेने में दिक्कत होती है या एक्सपायरेशन में। तो अगर पेशेंट ये बोलता है कि नहीं इंस्पायरेशन लेने में दिक्कत अगर हो रही है, तब इसका मतलब हम लोग 2-3 बात समझते हैं। देखिए पहले गौर समझना है, अगर इंस्पायरेशन अगर बोल रहा है, इंस्पायरेशन डिफिकल्टी हो रही है, तब इसका मतलब नोज का प्रॉब्लम होगा पेशेंट को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम होगा, या फिर ब्रेन डिजॉर्डर्स की बात होगी। याद रखना इस चीज़ को। तो अगर ब्रेन डिजॉर्डर से रिलेटेड अगर हो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजॉर्डर्स हो अगर, या फिर अगर तो इस सब केस में क्या होता है कि पेशेंट को इंस्पायरेटरी डिजॉर्डर्स ज़्यादा मिलता है। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं इंस्पायरेशन तो सही है, एक्सपायरेशन में डिफिकल्टी हो रही है, इसका मतलब पेशेंट का जो दोनों प्रॉब्लम सही है, इसका मतलब पेशेंट को जो लोअर पार्ट में या तो अल्वेलाई जो कंप्रेस हो रही है या ब्रोंकस में, इसमें कहीं ना कहीं पेशेंट को दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं दिक्कत होगी तो हमको समझना होगा, वो डिजीज को हम देखेंगे। दोनों में बोल रहा है तो हम लोग को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील आता है कि हम क्या समझेंगे। तब उसमें तो फिर डायफ्राम का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, कई जगह पर दिक्कत आ सकती है, या फिर
ट्रैकियल कंप्रेशन का दिक्कत आ सकती है, जैसा बताया था अभी आपको हम। तो इसको हमको समझना जरूरी होगा कि डिजनिया पेशेंट को कहाँ से हो रही है। कभी कभी ऐसा जैसे डिजनिया के साथ साथ बुखार हो रही है, तो इसका मतलब कि पेशेंट को क्या हो सकता है, अल्वेलाई में दिक्कत होगी, निमोनिया का प्रॉब्लम होगा या ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होगा। तो डिजनिया के साथ अच्छा, डिजनिया के साथ साथ कफ का प्रॉब्लम हो, खांसी अगर आ रहा है पेशेंट को, तो उसका मतलब कि पेशेंट को ब्रोंकस में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है। तो इस तरह से बता रहे हैं आपको कि तो डिजनिया क्या है कि आपको कई केस मिलेगा। तो हम लोग को पहले क्या करना समझना होगा। पहले पेशेंट को क्या करेंगे, नॉर्मल पहले हम लोग बैठा करके उसका पहले हम लोग ब्रीदिंग का रेट देखेंगे। ब्रीदिंग रेट हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि ट्रैकियोपेनिया और या फिर ब्रेडियोपेनिया किसको बोलते हैं। कि जैसे ट्रैकियोपेनिया बोलते हैं कि जब रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है, अब ब्रेडियोपेनिया बोलते हैं जो रेस्पिरेशन रेट घट जाता है, तो वो अलग हो गई। लेकिन ये डिजनिया बोलते हैं इसको। अगला चीज़ अगर हम लोग साइन देखेंगे तो साइन में क्या मिलेगा पेशेंट में, क्या होगा कि जब हम लोग स्टेथोस्कोप लगा के देखेंगे तो जो साउंड होगा, साउंड का जो कंडीशन होगा या जो क्वालिटी वो अलग मिलेगी पेशेंट को। दूसरा है कि अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करा के देखना चाहते हैं डिजनिया कैसे हुई होगी पेशेंट को, कहाँ से निकलती है, तो पहले हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, ऑक्सीमीटर से पहले हम लोग ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन कितना है, क्या है। तो हो सकता है कि पेशेंट को हाइपोक्सिया होने से डिजनिया हुआ हो और डिजनिया से हाइपोक्सिया हुआ हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हाइपोक्सिया हुआ या हाइपोक्सियमिया हुआ, तो उस केस में क्या होता है, टैकीपेनिया हो जाता है पेशेंट को, है ना। जैसे एनीमिया वाले पेशेंट को जब भी देखेंगे तो उसको टैकीपेनिया मिलते रहता है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे पेशेंट को। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला इन्वेस्टिगेशन हम लोग ब्लड का हम लोग PO2 और CO2 एग्जामिनेशन करके देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग चेस्ट एक्सरे करा के देख लेते हैं हम लोग पेशेंट को। हार्ट के लिए हम लोग ECG करा के देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं कि हार्ट में कोई ना कोई ऐसा डिजॉर्डर्स हो जिसकी वजह से पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम आ पाए। ये सब लोग कंडीशन देख लेते हैं और जो कंडीशन होगी उसके बाद हम लोग पेशेंट को दवा चलाते हैं, डायग्नोसिस कराते हैं। तो याद रखिएगा डिजनिया एक अलग सिम्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का। इसके बारे में हम लोग और इसका जो अलग जो टॉपिक होगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हम जिक्र करते हैं। थैंक्स।